हेलो विद्यार्थियों, कृषि रसायन के एक बार अध्याय नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो भाई हमने कुछ क्लासें इसकी कंप्लीट कर ली थी। आगे की बात हम करते हैं। ह्यूमस हमने पढ़ लिया था कि ह्यूमस किसे कहते हैं, ह्यूमस के भौतिक गुणधर्म क्या हैं, ह्यूमस के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, इन सब बातों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है ना। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमस का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, कैसे ह्यूमस बनता है उस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो देखो ह्यूमस के निर्माण में है ना, आपको 3 चरण काम में आते हैं। कौन कौन से चरण? पहला तो होता है आपका लिग्नोप्रोटीन का निर्माण। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं साथ के साथ। देखो, पहला चरण होता है आपका लिग्नोप्रोटीन का निर्माण, और दूसरे चरण की मैं बात करूं तो दूसरा चरण होता है रोधी ऊतक का निर्माण या रोधी अणुजीव ऊतक का निर्माण, और तीसरा आपका क्या होता है? प्रोटीन और क्ले का संयोजन, प्रोटीन और मृतिका का संयोजन। इन 3 स्टेप से आपका किसका निर्माण होता है भाई? ह्यूमस का निर्माण होता है। ठीक है, एक एक स्टेप को बारीकी से पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया में कितने पद सम्मिलित हैं, तो आप आंसर दोगे 3, जिनका नाम आपको लिखना है। पहला नाम आप लिखोगे किसका? लिग्नोप्रोटीन का निर्माण। ठीक है, दूसरा नाम लिखोगे कि रोधी अणुजीव ऊतक का निर्माण, और तीसरा आप नाम लिखोगे प्रोटीन मृतिका का संयोजन या प्रोटीन क्ले का संयोजन। अब देखो कैसे होता है यह निर्माण, देखो ध्यान देते हैं। पहला स्टेप पढ़ो, लिग्नोप्रोटीन का निर्माण। ठीक है, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से ह्यूमस बनने की प्रक्रिया में शर्करा, स्टार्च, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज के विच्छेदन होने से धीरे धीरे ये पदार्थ कम हो जाते हैं। भाई हमें पता है सबसे जल्दी विघटित कौन होता है? शर्कराएं होती हैं, सरल शर्कराएं होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो इन सब का विघटन क्या हो जाता है? जल्दी हो जाता है। और इनके बाद बचता कौन है? लिग्निन बचता है, जिसका सबसे धीरे क्या होता है? विच्छेदन होता है। तो देखो वही लाइन आगे लिख रखी है कि लिग्निन एवं तेल वसा की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इनका विच्छेदन तो हुआ नहीं है। शर्कराएं वगैरह जो बाकी की चीजें थी वो तो विच्छेदित हो चुकी, लेकिन लिग्निन और ये जो वैक्स है, जो वसा की मात्रा है, तेलीय वसा की मात्रा है, उनका विच्छेदन हुआ नहीं है। तो इनकी मात्रा तो कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। और शर्करा वगैरह प्रोटीन, इनकी मात्रा कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा है कि ये प्रतिरोधी पदार्थ नाइट्रोजन के साथ संयोग करके लिग्नोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अब ये जो लिग्निन और ये जो तेल वसा बची है ना, ये लिग्निन और तेल वसा क्या करेगी? ये रिएक्शन करेगी किसके साथ? नाइट्रोजन यौगिकों के साथ, नाइट्रोजन पदार्थों के साथ। ठीक है, तो नाइट्रोजन पदार्थों के साथ ये अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगी? लिग्नोप्रोटीन का निर्माण करेगी। तो पूरा स्टेप समराइज करते हैं। देखो समझना, पहले तो हुआ क्या कि जो आपकी सरल शर्कराएं थी, प्रोटीन थे, हेमीसेलुलोज था, इनका विघटन कैसे होता है? इनका विच्छेदन होता है आपका शीघ्र। तो ये तो शीघ्र विच्छेदित हो जाते हैं। अब जब ये पदार्थ विच्छेदित हो गए तो बचा कौन? बचा हमारा एक तो भाई तेलीय वसा बचा, दूसरा हमारा बचा लिग्निन। तो अब जब ये पदार्थ विच्छेदित हो चुके हैं तो यही पदार्थ बचे हैं, तो इनकी मात्रा कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि सरल शर्करा, प्रोटीन, हेमीसेलुलोज के विच्छेदन होने के पश्चात लिग्निन और तेलीय वसा की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये जो लिग्निन और तेलीय वसा है, ये किसके साथ संयोग करते हैं? नाइट्रोजन पदार्थों के साथ ये रिएक्शन करते हैं। नाइट्रोजन पदार्थों के साथ संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं भाई? लिग्नोप्रोटीन यौगिक का निर्माण करते हैं। समझ गए पहले स्टेप को। दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? दूसरा स्टेप है देखो, रोधी अणुजीव ऊतक का निर्माण। ठीक है, पहले पढ़ते हैं फिर इसको समराइज करेंगे। ठीक है, देखो शर्करा एवं अन्य यौगिकों के विच्छेदन की प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। भाई जब विच्छेदन करते हैं तो विच्छेदन की प्रक्रिया में किसका निष्कासन होता है? ऊर्जा का निष्कासन होता है। अब ये जो ऊर्जा है ये क्या है? सूक्ष्म जीवाणुओं के काम आती है। ठीक है, किस किस तरीके से काम आती है? देखो, ऊर्जा निकलती है और अमोनिकल लवण बनते हैं। क्या बोला कि जब आप विच्छेदन करते हो तो विच्छेदन की प्रक्रिया में ऊर्जा तो निकलती है, साथ के साथ अमोनिकल लवण बनते हैं। अमोनिकल लवण का मतलब क्या है? यहां पर अमोनिकल लवण जैसे अमोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, तो ये लवण ही हो गया। ठीक है, अमोनियम सल्फेट बन गया, अमोनियम क्या बन गया भाई? सल्फेट बन गया। तो ये अमोनियम सल्फेट भी क्या है? लवण है। तो कहने का मतलब कि जब विच्छेदन की प्रक्रिया होती है तो विच्छेदन की प्रक्रिया में क्या होता है कि ऊर्जा निष्कासित होती है, और ऊर्जा निष्कासन के साथ साथ किसका निर्माण होता है? अमोनिकल लवणों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये अमोनिकल लवण ही आगे क्या करेंगे? देखो, अमोनिकल लवण बनते हैं, उससे सूक्ष्म जीव अपना जीव अणु ऊतक बनाते हैं। अभी जो आपका अमोनिकल लवण बना है उससे ही क्या करेंगे? जो सूक्ष्म जीवाणु है वो क्या बनाएंगे? अणु जीव ऊतक का निर्माण करेंगे। ठीक है, समझ गए? देखो यहां पर आपको लाइन भी साफ साफ दिख रही है।
आगे देखना भाई, ठीक है। इसके बाद देखो, अब ये जो आपका अणुजीव ऊतक बना है, इसके बाद देखो क्या होगा कि जो कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन के दौरान जीव अणु पॉलीयूरोनाइड नामक यौगिक का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। तो समझना भाई, पहले शर्करा वगैरह का संश्लेषण किया तो उससे ऊर्जा निकली, और ऊर्जा निकलने से इन्होंने किसका निर्माण किया, सूक्ष्म जीवों ने अणुजीव ऊतक का निर्माण किया, ठीक है। साथ के साथ आपके कार्बनिक पदार्थों का भी विच्छेदन हो रहा है, और कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के दौरान किसका निर्माण होता है, पॉलीयूरोनाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पॉलीयूरोनाइड का निर्माण होता है। अब होता क्या है कि ये जो पॉलीयूरोनाइड है ये किसके साथ जुड़ जाता है, जीव अणु ऊतक के साथ। ये जो पॉलीयूरोनाइड बनाया ये किसके साथ जुड़ेगा, जीव अणु ऊतक के साथ जुड़ेगा। तो जब ये जीव अणु ऊतक के साथ जुड़ जाता है, जो सूक्ष्म जीवों ने बनाया है, सूक्ष्म जीवाणुओं ने बनाया है, तो इन यौगिकों का जो विच्छेदन है वो कैसा होता है, कम होता है। क्योंकि जो सूक्ष्म जीवाणुओं ने बनाया उनके साथ कौन जुड़ चुका है, पॉलीयूरोनाइड जुड़ चुका है, तो इनके विच्छेदन की गति कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। आगे देखो यही बात लिख रखी है, आगे देखो, ये यौगिक जीव अणु ऊतक के साथ मिल जाते हैं। तो ये जो पॉलीयूरोनाइड है किसके साथ मिल जाता है, जीव अणु ऊतक के साथ मिल जाता है। इस कारण सूक्ष्म जीवों के मरने पर भी इनका विच्छेदन बहुत कम होता है, और धीरे धीरे ये मिट्टी के, और जब विच्छेदन नहीं होगा तो होगा क्या, धीरे धीरे ये मिट्टी के अंदर ही इनकी मात्रा कैसी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। आगे देखो तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखना भाई, प्रोटीन मृतिका का संयोजन। प्रोटीन और मृतिका, मृतिका किसको बोलते हैं, क्ले को, सिलिका, SiO2, इनका आपस में क्या होगा, संयोजन होगा। मृतिका का अगर हम नेचर देखें, मृतिका की अगर हम प्रकृति देखें, तो मृतिका कैसी होती है भाई, आपकी अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है। और प्रोटीन में कुछ क्षारों का समावेश भी होता है, तो एक तरीके से अम्ल क्षार रिएक्शन हो जाती है। मृतिका के साथ किसका संयोजन हो जाता है, प्रोटीनों का संयोजन हो जाता है, ठीक है। देखो क्ले एक अम्लीय लवण होता है और इसमें अम्लीय गुण भी पाए जाते हैं। प्रोटीन में क्षारीय गुण भी होते हैं, देखो आगे वही बात, प्रोटीन में कुछ क्या होते हैं, क्षारीय गुण भी होते हैं, इसलिए क्ले में प्रोटीन का क्या हो जाता है, अधिशोषण हो जाता है। यानी अधिशोषण का मतलब क्या होता है, ये भी चीज समझो, एक तो होता है अवशोषण और एक होता है अधिशोषण। तो अधिशोषण का मतलब है केवल सरफेस पर किसी चीज का चिपकना, केवल सरफेस पर किसी चीज का चिपकना, ये तो क्या कहलाता है, अधिशोषण। और अवशोषण का क्या है, मतलब जो उसके चिपकने वाले अणु या अवशोषित होने वाले अणु का बिल्कुल अंदर क्या हो जाए, जमाव हो जाए। जैसे स्पंज है, स्पंज को पानी में डालोगे तो पानी के जो जितने भी अणु हैं वो स्पंज के अंदर चले जाएंगे, तो ये तो क्या है, अवशोषण। और जैसे दीवार पर आपने कलर किया तो कलर दीवार के अंदर तो नहीं घुसा, कलर कहां पड़ा रहेगा भाई, केवल और केवल दीवार की ऊपरी सतह पर चिपका रहेगा, तो ये क्या है, अधिशोषण, ठीक है। तो होता क्या है कि जो क्ले के कण है, मैं एक बार दोबारा बना देता हूं, ये रहे आपके क्ले के कण। तो क्ले के कणों पर कैसी प्रकृति है, अम्लीय, इनके कणों पर कैसी प्रकृति है भाई, अम्लीय। और इसके ऊपर आके कौन अधिशोषित हो जाते हैं, इसके ऊपर प्रोटीन आकर के अधिशोषित हो जाते हैं, यानी प्रोटीनों का जमाव हो जाता है किसके ऊपर, क्ले के ऊपर, ठीक है। और इस तरीके से आपके ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया संभव होती है, ठीक है। तो ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया आ जाए तो आप 3 चरणों में इन सारी चीजों को जो मैंने आपको बताया आप उसको लिख दोगे। चलो भाई अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। ह्यूमस का संगठन, देखो भाई ध्यान देना भाई, जरा ध्यान देना इस टॉपिक को, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपको एग्जाम 12वीं क्लास के एग्जाम की दृष्टि से और आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी आपको यहां से क्वेश्चन मिल सकता है। ह्यूमस का संगठन अब 2 तरीके से, ठीक है। पहला तो इसमें सारे जो तत्व हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज है, लिग्निन है, जो भी है वो सबका आपका परसेंट आएगा। और दूसरा आएगा केवल तत्व के आधार पर। तत्व के आधार का मतलब इसमें कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने। अगर आपको तत्व के आधार पर वर्गीकरण पूछ ले तो नीचे वाला लिखोगे, और आपको सामान्य बोल दे कि ह्यूमस का संगठन लिखिए तो आपको फिर कोई सा भी आप चूज कर सकते हो। और अगर सामान्य नॉर्मली बोले ना तो जनरली आपको ऊपर वाला ही लिखना है, ठीक है। तो देखो ह्यूमस के संगठन में सबसे पहला आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत 2 अवयव आ गए आपके, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। तो जो सेलुलोज होता है वो कितना होता है, 5 से 12%। अब ये रीडिंग आपको याद रखनी है भाई, 5 से 12%, ठीक है। और अगर हम हेमीसेलुलोज की बात करें तो हेमीसेलुलोज कितना होता है, 3 से 5%। अब डायरेक्ट भी आपको पूछ सकता है कि ह्यूमस के अंदर सेलुलोज कितना प्रतिशत मिलता है, तो आप आंसर दोगे 5 से 12। आपसे पूछ ले हेमीसेलुलोज कितना प्रतिशत मिलता है, आप आंसर दोगे 3 से 5, ठीक है।
आगे चलते हैं दूसरा, वसा एवं वसीय यौगिक। अब वसा एवं वसीय यौगिक कितना मिल रहा है? 1 से 5%। लिग्निन कितना मिलता है? 35 से 55%। और प्रोटीन आपका कितना मिलता है? 30 से 35%। तो ये जो डेटा आपको दे रखा है ये एज इट इज याद रखना है। अब आप इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एक ऐसा तरीका अपना सकते हो आप जिससे आपको थोड़ी सी रीडिंग याद करने में क्या रहे, आसानी रहे। तो इसको घटते से बढ़ते क्रम में लिख लो, आपको आसानी रहेगी। जैसे सबसे कम यहां पर ऊपर आपने देखा तो हेमीसेलुलोज का था, तो हेमीसेलुलोज का आप याद रखोगे 3 से 5। फिर देखो जो सेलुलोज है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर आपने अगला इससे जोड़ दिया कि जो सेलुलोज आएगा वो मेरा 5 से स्टार्ट होगा, 5 से 12। ठीक है, फिर वसा वसीय यौगिक कितने हो गए? 1 से 5। फिर नीचे वाले देखो ऑलमोस्ट लगभग समान वैल्यू है। तो ये तो 35 से कितना है? 55। और जबकि यहां से 35 को क्या आ जाएगा? एंड में आ जाएगा। यहां कितना हो जाएगा? 30 से 35। तो कुल मिला के एक जो मात्रा है उसको दूसरी मात्रा से क्या कर दो? जोड़ दो। तो इस तरीके से जो आप ये जो पूरा संगठन है उसको अच्छे तरीके से याद रख पाओगे। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? पहले किसका याद रखोगे? हेमीसेलुलोज का 3 से 5। फिर सेलुलोज कितना हो गया? 5 से 12। फिर सेलुलोज के बाद कौन आया? वसा एवं वसीय यौगिक। तो यहां 5 से स्टार्ट किया है तो अब 5 पर खत्म कर दो, यानी 1 से 5 तक क्या हो गया? वसा एवं वसीय यौगिक। फिर आपका कौन आ जाता है? लिग्निन। लिग्निन कितना हो गया? 35 से 55। ठीक है, वही 5-5 आ रहा है। देखो वहां आपने 5 पर खत्म किया, 1 से 5, और यहां पर भी आपका 5-5 आ रहा है, 35 से 55, वही 5-5 आ गया। फिर इसके बाद क्या आया? प्रोटीन। तो प्रोटीन में 30 से 35। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि लिग्निन मेरा 35 से स्टार्ट हो रहा है तो प्रोटीन मेरा 35 पर खत्म हो रहा है। तो ऐसा कुछ माइंड में आपको याद रख के इन पूरे संगठन को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम तत्वों के आधार पर कि तत्वों के आधार पर क्या क्या प्रकार हो सकता है। देखो भाई, देखना भाई, खनिज मृदा में ह्यूमस का तत्वों के आधार पर संगठन या भारात्मक दृष्टि से संगठन जो है वो निम्न प्रकार है। तो सबसे ज्यादा तो कौन मिलता है भाई ह्यूमस के अंदर? कार्बनिक पदार्थ है, तो जाहिर सी मात्रा है कि कार्बन तो सबसे ज्यादा मिलेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? ऑक्सीजन 35%। और अब बचा कितना? बचा कितना भाई? आपका 10% बचा है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपका कितने आ जाएंगे? 5% आ जाएंगे। ठीक है, तो समझ गए, 5% तो आपका कौन हो गया? नाइट्रोजन, 5% हाइड्रोजन हो गया, और आपका ऑक्सीजन हो गया 35%, और कार्बन हो गया आपका 50%। अब आपका 5% बचा है, तो उन 5% में जो बाकी के जितने भी यौगिक है ना वो सारे उसमें आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर केवल देखो अगर आप टोटल करोगे तो इनका टोटल कितना आएगा? 95% निकल के आएगा। और 5% में शेष जो आपके अकार्बनिक पोषक तत्व भी है, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, जितने भी अकार्बनिक पोषक तत्व हैं वो बाकी के 5% के अंदर आ जाएंगे, जो बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, आगे देखो, अगली हेडिंग भाई हमारी बहुत काम की, ठीक है, देखो एक बार इसको नीचे दिखाता हूं मैं। जीवांश पदार्थों का मृदा गुणों एवं उर्वरकता पर प्रभाव, कि मिट्टी में जो उर्वरकता है उस पर इस जीवांश पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ेगा, ह्यूमस का क्या प्रभाव पड़ेगा। जीवांश पदार्थ से उर्वर शक्ति बढ़ेगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी, मृदा ताप बढ़ेगा, मृदा रंध्रावकाश बढ़ेंगे घटेंगे, क्या कहानी होगी, हमें किस प्रकार की उपज प्राप्त होगी, मिट्टी कैसी बनेगी, क्षारीय बनेगी, अम्लीय बनेगी, उदासीन बनेगी, मिट्टी की संरचना में क्या सुधार होगा, इन सारी बातों का, इन सारे कारकों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो भाई एक एक पॉइंट करके हम देखते हैं। देखना भाई, ध्यान देना, पहला आपका आ जाता है मृदा संरचना। तो मृदा संरचना का क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवांश पदार्थ से मृदा संरचना सुधरेगी बिगड़ेगी, क्या होगा, देखो समझना। तो देखो जब जीवांश पदार्थ सड़ता गलता है या इसका विच्छेदन होता है तो इसके सड़ने गलने से चिपकने वाले पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। अब वो जो चिपकने वाला पदार्थ बनता है तो वो क्या करता है, मिट्टी के कणों को आपस में क्या कर लेता है, चिपका लेता है, जिससे क्या होता है, मृदा संरचना में सुधार होता है। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा रेतीली मृदा तो कैसी भाई, चिपकती नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन अगर हम उन रेतीली मृदाओं में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ा दें तो वहां भी मृदा की संरचना में क्या हो जाएगा, सुधार उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप बात को। पढ़ लो पैराग्राफ को। जीवांश पदार्थ के सड़ने गलने पर चिपकने वाले संकीर्ण पदार्थ बनते हैं जो मृदा के कणों को आपस में बांधकर दानेदार संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल इजी सा। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है आपकी जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो जीवांश पदार्थ में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जल धारण क्षमता भाई इसमें बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो करता क्या है ये कि जो वायुमंडल में जो भी जलवाष्प की मात्रा है उसका 80 से 90% ये जलवाष्प को क्या कर लेता है, सोख लेता है, और सोख कर उसको मिट्टी के अंदर संचयित कर लेता है, जिससे वो जल क्या है, पेड़ पौधों के काम में आएगा, उनके पोषण के लिए उनको सहायता प्रदान करेगा। तो कहने का मतलब कि ह्यूमस के कारण, या मैं बोलूं जीवांश
जीवांश पदार्थ के कारण मिट्टी की जल धारण क्षमता में कैसी होती है, बढ़ोतरी होती है। और जो जीवांश पदार्थ है वो जलवाष्प का, वायुमंडल की जलवाष्प का 80 से 90% जल को क्या कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है, जिससे वो पौधे की उपज के लिए, पौधे की बढ़ोतरी के लिए सहायता प्रदान करता है। आगे देखो, इसको एक बार और पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं ध्यान से। मृदा जीवांश पदार्थ ह्यूमस की जलधारण क्षमता अधिक होने के कारण मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि जीवांश पदार्थ की जलधारण क्षमता ज्यादा है, तो जीवांश पदार्थ की ज्यादा है तो मृदा की जलधारण क्षमता भी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आगे देखो, जल संतृप्त वातावरण से 80 से 90% जल सोख लेता है, यानी वातावरण में जो भी जल है, जलवाष्प की मात्रा है उसका 80 से 90% सोख लेता है जीवांश पदार्थ, ठीक है। आगे देखो, अगर आप रेतीली दोमट मृदा में जीवांश पदार्थ डालोगे तो उसकी भी जलधारण क्षमता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट है वायु संचार, ठीक है, वायु संचार। तो जीवांश पदार्थ क्या करता है, रंध्रावकाश में भी बढ़ोतरी करता है, यानी मिट्टी के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं ना, जो छिद्र पाए जाते हैं, उनकी संख्या में भी क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। तो जब मृदा रंध्रावकाश में अगर वृद्धि होगी तो हम कह सकते हैं मृदा वातन भी कैसा होगा, अच्छा होगा। अब मृदा वातन क्या है कि मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई यहां रंध्र अच्छे होंगे तो वायुमंडल से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा, और वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान कैसा होगा, भली प्रकार से होगा, अच्छी प्रकार से होगा, और गैसों का आदान प्रदान अच्छा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होगी मिट्टी के अंदर, तो सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता और बढ़ेगी, तो मिट्टी की उर्वर शक्ति भी हमारी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ गए इस पॉइंट को। आगे चलते हैं चौथा पॉइंट, मृदा ताप, सॉइल टेम्परेचर। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो ह्यूमस है या जो जीवांश पदार्थ है वो कैसा है, गहरे भूरे काले रंग का। तो गहरा भूरा काला रंग, और आपको पता है कि जो ताप का सर्वाधिक जो अवशोषण करता है वो कौन सा रंग करता है, काला रंग करता है। धूप में आप एक काले कलर की टी शर्ट पहन के जाओ, आप सहन नहीं कर सकते, इतनी आपके अंदर क्या हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काला रंग सबसे ज्यादा आकर्षित करता है किसको, आपको, गर्मी को, धूप को, ठीक है। तो होगा क्या कि ह्यूमस का रंग भी कुछ कैसा है, गहरा काला भूरा है। तो ये क्या करता है, ताप को तीव्र मात्रा में सोखता है, और सोख कर उस ताप को किसके अंदर संचयित कर देता है, भूमि के अंदर संचयित कर देता है, ठीक है। देखो डायग्राम से समझाता हूं। ये आपका सूरज है, ठीक है, और ये आपकी भूमि है, और भूमि के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है भाई, जीवांश पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। तो यहां टेम्परेचर आया, और इस टेम्परेचर को क्या कर लिया भाई, जो ह्यूमस है, जो जीवांश पदार्थ है, उसने सोख लिया, और सोख कर इसको किसके अंदर स्टोर कर दिया, जमीन के अंदर इस ताप को संग्रहित कर लिया, ठीक है। तो होगा क्या, जब सर्दियां आएंगी तो सर्दी में जो पौधों को गर्मी प्रदान करने का काम करेगा वो कौन सा टेम्परेचर करेगा, जो संचयित अवस्था में है, जो मिट्टी के अंदर जो संचयित अवस्था में जो ताप है, वो जब सर्दी के समय पौधों को गर्म रखने के लिए या पौधों को गर्मी प्रदान करने के लिए उस संचयित ताप का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। समझ गए तो क्या काम है। फिर भी एक बार पैराग्राफ पढ़ लो पूरा। देखो भाई, मृदा में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से मृदा गहरे रंग की हो जाती है, हमें पता है। इससे मृदा के तापमान में बढ़ोतरी होती है। इससे क्या होता है, जो सॉइल का टेम्परेचर है वो कैसा होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसके अतिरिक्त जीवांश पदार्थ मृदा की सतह पर आवरण के समान कार्य करते हैं, क्योंकि जीवांश पदार्थ मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही है, तो ऊपरी सतह पर है तो ये किसका काम करता है, आवरण का काम करता है, ठीक है। तो यानी ताप को बाहर जाने नहीं देता, ताप एक बार अंदर आ गया तो इसको बाहर जाने नहीं देता, उसके ऊपर क्या ढक लेता है, उसको एक आवरण प्रदान कर देता है, ठीक है। तो जो ताप है वो अंदर ही क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। आगे देखो, आवरण के समान कार्य करता है, जिससे देखना भाई, सर्दियों में पौधे की वृद्धि अच्छी प्रकार से होती है, क्योंकि सर्दी में जो तापमान प्रदान करता है वो यही जो मिट्टी के अंदर संग्रहित तापमान है उसका यूज होता है, ठीक है। अगला देखो, मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन क्या है, आप सबको पता है कि मिट्टी का कटाव पानी के बहाव द्वारा या किसी के भी बहाव द्वारा, तूफान के द्वारा इत्यादि जो घटना है, प्राकृतिक घटना है, उनके द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह का क्या हो जाना, हट जाना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन। और इस जनरली जो बाढ़ आती है उसकी वजह से होता है, क्योंकि बाढ़ क्या करती है भाई, पानी के साथ जो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह है उसको बहा के ले जाती है, मिट्टी का क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं, ठीक है।
अब देखो मैंने क्या बताया, ह्यूमस क्या निकालता है भाई, एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। जो चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, मिट्टी के कणों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये मिट्टी के कण हैं तो उनको आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब जब जितने ज्यादा मिट्टी के कण आपस में जुड़े हुए होंगे तो इनका कटाव उतना ही कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई एक तो अलग अलग चीज हो, तो अलग अलग अगर कण होंगे तो उनको तो आपस में बहाना कैसा है, आसान है, पानी के बहाव के साथ सीधे बह के चल जाएंगे। लेकिन जब मिट्टी के कण आपस में कैसे होंगे, जुड़े जुड़े होंगे, तो इनका कटाव कैसा होगा, कम मात्रा में होगा। यानी कहने का मतलब कि जो जीवांश पदार्थ है वो मृदा अपरदन में भी क्या करता है, कमी करता है और मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। ठीक है, आगे देखो भूपरिष्करण। अब भूपरिष्करण क्या है कि जब आप खेत बनाते हो, खेती के लिए आप जब खेत तैयार करते हो और फसल उगाकर फसल की कटाई तक, यानी खेती स्टार्ट होने से लेकर फसल की कटाई तक जो भी काम होता है खेत के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, भूपरिष्करण कहते हैं। जैसे जुताई हो गई, निराई हो गई, गुड़ाई हो गई, बुवाई हो गई, ठीक है, ये सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं, भूपरिष्करण के अंतर्गत आते हैं। तो ह्यूमस क्या करता है भाई, एक बार लाइन को पढ़ लो इसको, जीवांश पदार्थों के मृदा में मिलाने से चिकनी मृदाओं में भूपरिष्करण की क्रियाएं आसानी से हो जाती हैं। ठीक है, तो चिकनी मृदाओं में हमने क्या मिला दिया, जीवांश पदार्थ, तो जीवांश पदार्थ से उसकी संरचना कैसी हो गई, अच्छी हो गई, संरचना में सुधार हो गया। तो भूपरिष्करण की घटनाओं में भी, भूपरिष्करण की क्रियाओं में भी क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। आसानी से ये सारे काम हो जाते हैं, वरना चिकनी मिट्टी में करने में हमें दिक्कत आती है। ठीक है, पता है जिनके पास, अगर खेती में जिनके पास चिकनी मृदा है तो उनको कितनी दिक्कत आती है। एक तो आपकी बढ़िया दोमट मृदा हो और एक आपकी चिकनी मृदा हो, तो चिकनी मृदा में काम करने में आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तो अगर वहां पर जीवांश पदार्थ आपने अच्छा डाल दिया तो वहां पर भूपरिष्करण की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो आसानी से संपन्न हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखो वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण क्या है कि जो मिट्टी के अंदर जो जल है, मिट्टी के अंदर जो जल है उसका क्या, सूर्य के ताप द्वारा, उसका सूर्य के ताप द्वारा किसमें परिवर्तन, भाप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन भाई, भाप में परिवर्तन, वाष्प में बदलना, वही क्या कहलाता है, आपका वाष्पीकरण कहलाता है। यानी मिट्टी के अंदर जो जल संग्रहित है उसका सूर्य के प्रकाश द्वारा वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जीवांश पदार्थ किसका काम करता है, जीवांश पदार्थ ऊपर एक आवरण का काम करता है। जीवांश पदार्थ क्या बना देता है भाई, एक ऊपर आवरण बना देता है। तो इस आवरण की वजह से जो पानी है अंदर का वो कैसा है, रहता है भाई, संग्रहित रहता है, बचा रह जाता है कि धूप से इसका क्या होता है, वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। तो मिट्टी के अंदर जो जल की मात्रा है वो बनी रहती है और जल काफी लंबे समय तक मिट्टी के अंदर बना रहता है अगर उसमें जीवांश पदार्थ की अच्छी मात्रा है तो। ठीक है, देखो पैराग्राफ पढ़ लो, यही बात है सारी। जीवांश पदार्थ मृदा की सतह पर आवरण का काम करते हैं जिससे मृदा से जल वाष्पीकरण कम होता है और नमी मिट्टी के अंदर बनी रहती है जो पौधे की वृद्धि के लिए लाभकारी है। ठीक है, सुगठिता ससंजन, ये फिर से आ गया सुगठिता, समझ लो भाई। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी किसको बोलेंगे कि जब आप बल लगाओ तो मिट्टी की संरचना परिवर्तित हो जाए लेकिन बल हटाने पर वापस से अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वर्ड सुना है ना आपने, इलास्टिक, तो इलास्टिक क्या होता है, बल लगाते हो जब आकार परिवर्तित और बल छोड़ दो तो अपने पुनः आकार में, अपने पुनः प्रारंभिक आकार में आ जाते हैं। तो यही गुण किसमें पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं हम, या मैं बोलूं कोलॉइडी पदार्थों में पाया जाता है मुख्यतः ये गुण, और इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, सुगठिता बोलते हैं। ससंजन क्या है, मैं आपको बता चुका हूं, समान अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजन और असमान अणुओं के मध्य आकर्षण लगने वाला क्या होता है बल, आसंजन बल कहलाता है। ठीक है, समझो भाई, समझना इस पॉइंट को है ना, ध्यान दो भाई। तो जो आपकी बलुई मृदा है, जो रेतीली मृदा है, अगर आप उसमें क्या मिला दो, जीवांश पदार्थ मिला दो, तो उनके सुगठिता और ससंजन गुणों में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। जबकि चिकनी मृदा में अगर आप मिला दो तो इनके गुणों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यानी चिकनी मृदा में अगर आपने जीवांश पदार्थ मिला है तो जो सुगठिता है और जो ससंजन है उसके गुणों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन जब आप बलुई मृदा में अगर इसको मिलाओगे, जो रेतीली मृदा है उसमें मिलाओगे, तो सुगठिता और ससंजन के गुणों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, धनायन विनिमय क्षमता। तो जीवांश पदार्थ अधिक होने से क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी तो धनायन विनिमय क्षमता भी कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि ह्यूमस पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, और आपको पता है ऋणावेश पर कौन से कण आके चिपकेंगे, धनावेशित वाले चिपकेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर जो आपके जो धनायन विनिमय की क्षमता है वो कैसी हो जाती है, आपकी अधिक हो जाती है। कैसे होती है, देखो एक बार पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, देखना भाई, ध्यान देना। ठीक है, देखो तो हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमस की धनायन उन्मुख क्षमता अधिक होने के कारण मिट्टी में मिलाने पर धनायन उन्मुख क्षमता में बढ़ोतरी होती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमस पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, तो इसके ऊपर कौन से आयन अधिशोषित होंगे,
इसके ऊपर धनायन अधिशोषित होंगे। तो होगा क्या कि इन धनायनों का निक्षालन के द्वारा हानि नहीं होगी, क्योंकि नहीं तो निक्षालन होता तो ये सारे के सारे गुलगुल के कहां पहुंच जाते, नीचे पहुंच जाते। लेकिन अब ये ह्यूमस के ऊपर क्या है, चिपके हुए हैं, क्योंकि माइनस ने क्या कर लिया भाई, प्लस को अट्रैक्ट कर लिया, तो ये ह्यूमस के ऊपर क्या है, चिपके हुए रहे। अब निक्षालन द्वारा इनकी हानि नहीं होगी, यानी पानी आएगा तो ये घुल के नीचे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इसको पकड़ रखा है। किसने पकड़ रखा है? ह्यूमस ने पकड़ रखा है। तो ह्यूमस पर ऋणावेश है, तो ऋणावेश धनावेश को पकड़ के रखेगा, तो इनका निक्षालन द्वारा हानि इनकी नहीं होगी। ठीक है, पढ़ लो एक बार पैराग्राफ को। ह्यूमस कणों पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम इत्यादि धनायन कैसे होते हैं? अधिशोषित होते हैं। उर्वरकों से प्राप्त अमोनियम आयन भी, अमोनियम आयन क्या होता है? NH4+। उर्वरकों से प्राप्त, एक सेकेंड, उर्वरकों से प्राप्त अमोनियम आयन भी अधिशोषित, अमोनियम आयन का भी अधिशोषण ह्यूमस के कारण करने द्वारा निक्षालन द्वारा हानि नहीं होती। कहने का मतलब जितने भी धनायन हैं वो क्या हो जाते हैं, ह्यूमस के कणों पर चिपक जाते हैं, और चिपक जाएंगे तो निक्षालन द्वारा इनकी हानि नहीं होगी। सीधी सीधी पूरे पैराग्राफ में यही बात कही गई है। 10वां पॉइंट देखो भाई, उभय प्रतिरोधन क्षमता। उभय प्रतिरोधन क्षमता इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बफर कैपेसिटी। तो देखो बफर कैपेसिटी क्या है कि कोई भी आपकी मिट्टी है उसमें थोड़ा सा चाहे आप अम्ल मिलाओ, थोड़ा सा उसमें आप क्या मिलाओ, क्षार मिलाओ, उसके पीएच मान परिवर्तित ना हो। यानी अगर उसकी पीएच मान के चलो उदासीन है, मिट्टी की पीएच कितनी है? 7, उदासीन है, तो अगर हमने थोड़ा उसमें अम्ल मिलाया या हमने थोड़ा उसमें क्षार मिलाया, फिर भी उसके पीएच मान परिवर्तित नहीं हुए, ना ही पीएच के मान कम हुए, ना ही पीएच के मान ज्यादा हुए, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं? उभय प्रतिरोधन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, बफर कैपेसिटी हम इसको बोलते हैं। तो ह्यूमस पदार्थ किसका काम करता है, जीवांश पदार्थ किसका काम करता है? उसका बफर कैपेसिटी का काम करता है, यानी इसकी पीएच को आसानी से परिवर्तित होने नहीं देता। देख लो इसी बात को कि जीवांश पदार्थ मृदा की प्रत्यारोधक क्षमता में क्या करते हैं? बढ़ोतरी करते हैं, जिससे मिट्टी का पीएच अचानक परिवर्तित नहीं होता। क्योंकि भाई मिट्टी का पीएच अगर अचानक परिवर्तित हो जाएगा तो पौधे पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और पौधे पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी हो सकता है उसकी वृद्धि अच्छी प्रकार से नहीं हो, और अगर पौधे की वृद्धि अच्छी प्रकार से नहीं होगी तो हमें कृषि उपज कैसी मिलेगी? कम मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर जो जीवांश पदार्थ है वो किसका काम करता है? प्रत्यारोधन क्षमता प्रदान करने का काम करता है, बफर कैपेसिटी प्रदान करने का काम करता है, उभय प्रतिरोधन प्रदान करने का काम करता है, जिससे मिट्टी का जो पीएच है वो लगातार परिवर्तित ना हो, अचानक परिवर्तित ना हो, वरना हमें खेती में बड़ा भारी नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। समझ गए आप बात को? तो आज जो हमने जीवांश पदार्थ को एक सेकंड इसको रुको, देखो आज जो हमने जीवांश पदार्थ के मृदा गुणों पर एवं उर्वरकताओं पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके हमने 10 कारक पढ़े। हमने ह्यूमस का संगठन पढ़ा और ह्यूमस का निर्माण किस तरीके से होता है, इन सारी बातों की आज की क्लास में हमने चर्चा की है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स और बचे हैं इसमें, आपके वो अगली क्लास में मैं उसको कंटिन्यूअस करूंगा। ठीक है, तो आप साथ के साथ पढ़ते रहो, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, नोट्स की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और वैसे मैंने आपको एक जो मैं बोलूं मेन पॉइंट मैंने आपको बता रखा है कि आपको अगर एग्रीकल्चर में नंबर लाने हैं तो बुक की लाइन टू लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ऐसे टेस्ट छाप के आओ, लेकिन आपको लाइन टू लाइन में क्या लिखा है ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और वो ऐसे ही रैंडम उठा लिए जाते हैं पूरे चैप्टर में किसी भी लाइन से, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन आप आराम से क्या कर पाओगे, पूरे कर पाओगे। और यहां भी आपके 100 में से 100 नंबर आते हैं, पिछले स्टूडेंट्स के भी मेरे आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपके जो मार्कशीट है उसमें आप ये देखोगे 100/100। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता भाई, 100 में से 100 नंबर आना आज के जमाने में पॉसिबल है, काफी बच्चे ला रहे हैं। तो आप ये ना समझो कि सर अरे सर आपने कितनी बड़ी बात बोल दी, 100 में से 100 नंबर हमारे, अरे सर हमारे तो कभी नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो भी आप ही की तरह बच्चे होते हैं जो 100 में से 100 नंबर लेके आते हैं, वो अलग से कोई भगवान उनको ऊपर से नहीं पटकता। ठीक है, जैसे आपके 2 हाथ 2 पैर हैं, ऐसे ही उनके पास 2 हाथ 2 पैर हैं, एक दिमाग उनके पास भी है, एक दिमाग आपके पास भी है। ठीक है, तो आपको बशर्ते क्या करना है, वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको बताता चल रहा हूं कि आप लाइन टू लाइन चीजों को पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ोगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलोगे, तो आपके इतने नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी ये काम आसानी से कर सकते हो। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे क्या रखो भाई, विश्वास करो, क्योंकि आपने कहानी सुनी रखी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपने आप पर विश्वास रखोगे, हां मैं कर सकता हूं, हां मैं कर सकती हूं, तो आप अवश्य कर लोगे। ठीक है भाई, तो चलो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मिलते हैं इसी तरीके की अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।